हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक। आज पढ़ेंगे हम महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का परिचय। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, उपनाम मोनिया। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। उनका जन्म स्थान था पोरबंदर, गुजरात में। विवाह हुआ था उनका 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। उनके पुत्र का नाम था हरिलाल मणिलाल देवदास रामदास। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उनके प्रमुख शिष्य थे इंग्लैंड में जन्मी मीरा वेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था ये, और उनका वास्तविक नाम था मैंडलिन स्लेड। मैंडलिन स्लेड। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए थे 1888 ईस्वी। मुंबई से कानून की डिग्री प्राप्त की उन्होंने 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक मिला उनको 1899 ईस्वी में। केसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में की थी। डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी उन्होंने 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था उन्होंने। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। जीवन में पहली बार जेल गए और प्रथम जेल अनुभव लिया उन्होंने 1908 ईस्वी में। जीवन पहली बार जेल गए और प्रथम जेल अनुभव हुआ उनको 1908 ईस्वी में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना हुई 1910 ईस्वी, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना हुई 1910 ईस्वी, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता रही 21 वर्ष। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। इसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाते हैं हम लोग। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी, बेलगांव, कर्नाटक। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी, बेलगांव, कर्नाटक। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी। सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। उनका सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की उन्होंने 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 ईस्वी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 ईस्वी। प्रमुख पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी आत्मकथा। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंदी स्वराज 1909 ईस्वी। गीता माता और सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिम सभ्यता का विरोध। सुनो विद्यार्थियों, एक बार फिर से पुस्तकों का नाम ले लेती हूँ। गांधी जी का पुस्तक है ये सब। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो कि आत्मकथा है उनकी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में लिखा था उन्होंने। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध है। सुनो विद्यार्थियों, सुनो विद्यार्थियों। उनके प्रमुख समाचार पत्र देख लेते हैं। द ग्रीन पंपलेट 14 अगस्त 1996 को निकला था।
द ग्रीन पंपलेट 14 अगस्त 1996 को महात्मा गांधी जी की का है ये, राजकोट में निकला, राजकोट से। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में, इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 में, यंग इंडिया 1919 में। हरिजन 1932 में, हरिजन 1932 में। द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट से, 14 अगस्त 1896 राजकोट से। अब देख लेते हैं हम महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। केसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय मिली थी। भर्ती करने वाला सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय, भर्ती करने वाला सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट, कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट। करमबीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी, करमबीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा, सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आधुनिक युग के आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इधर भी देख लेते हैं उपाधि और संबोधन करता। मलंग बाबा कव्वालियों द्वारा, मलंग बाबा कहा गया था कव्वालियों द्वारा। बापू C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बापू C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय, भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर। वाईकॉम सत्याग्रह वर्ष 1924 से 25, वाईकॉम सत्याग्रह का वर्ष था 1924 से 25। अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था, अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? वर्ष 1915 में, वर्ष 1915 में। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, जिन दीन बंधु भी उन्हें कहा जाता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में, डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या फिर सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। अहिंसा का क्या अर्थ है गांधी जी के दृष्टि में?
सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज का। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज का। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जो 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे कि तीन कठिया पद्धति भी कहते हैं। सबसे पहला सत्याग्रह था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, यही 1917 में हुई थी। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। क्या था? प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह, जिसमें कि 3/20 भाग पर अनिवार्य नील के खेती के विरुद्ध सत्याग्रह था, जिसे कि 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल था। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल था, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के बाद। यह प्रथम पूर्ण किसान आंदोलन था। यह क्या था? कि प्रथम पूर्ण किसान आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति इसी में की गई थी। खिलाफत आंदोलन 1919, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति की गई थी। असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसी को कहते हैं दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर दांडी मार्च 1930 में, यह था नमक सत्याग्रह। व्यक्ति सत्याग्रह 1940 में, उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्ति सत्याग्रह 1940 में और इसका उपनाम था दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में गांधी जी ने इसमें नारा दिया था, करो या मरो। गांधी जी ने इसमें नारा दिए थे, करो या मरो। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम फिनिक्स फार्म, यह डरबन में, यह कहाँ खुला था? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका। स्थापना वर्ष 1904। फिनिक्स फार्म, स्थापना वर्ष 1904, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। टॉल्स्टॉय फार्म, यह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 में। टॉल्स्टॉय फार्म 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह भी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ही हुई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में, साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद। सत्याग्रह आश्रम कोचरब में अहमदाबाद, यह भी 1915 में ही। अनाशक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड 1929 में। अनाशक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम कब सम्मिलित हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने।
सर्वोत्तम व्यवहार महात्मा गांधी ने। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन का। अनटू दिस लॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जॉन रशिकन। अनटू द लॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जॉन रशिकन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? नरसिंह मेहता, 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने, 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि थे। पुणे के यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। 1892 में बनवाया था। अब देख लेते हैं रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है। रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। रोलेट एक्ट के विरोध में
किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? स्वामी श्रद्धानंद ने। द आर्टिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है था? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट। द आर्टिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी घटना घटी? रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रोलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों को हत्या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। रोलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता पहले डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमेटी का। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह ने। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? मदन मोहन मालवीय ने। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि शामिल थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि शामिल थे। अब देख लेते हैं हम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ था। 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1909 ईस्वी इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 ईस्वी इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 ईस्वी बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई। 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। 1929 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया। 1935 ईस्वी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि हुई। 1940 ईस्वी मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान हुआ। 1942 क्रिप्स मिशन। 1942 ईस्वी क्रिप्स मिशन। 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन। 1942 क्रिप्स मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। हंटर कमीशन रिपोर्ट, जो कि जलियांवाला बाग के लिए था, को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी है। हंटर कमीशन रिपोर्ट को गांधी जी ने। अब देख लेते हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। वर्ष 1920 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? वर्ष 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? CR दास ने। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? CR दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने।
असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। वर्ष 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता। वर्ष 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन फर्स्ट मास मूवमेंट भी कहते हैं। फर्स्ट मास मूवमेंट यानी प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि विदेशी वस्त्रों को जलाना यह निष्ठुर बर्बादी है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था। गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जिसके कारण क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? बारदोली में थे। चौरा चौरी घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? वर्ष 1922 में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? वर्ष 1922 में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने और एनी बेसेंट एवं बिपिन चंद्र पाल ने। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने, एनी बेसेंट ने और बिपिन चंद्र पाल ने। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आशफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आशफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आशफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। C.R. दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। C.R. दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू महासचिव। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया? C.R. दास ने। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था? C.R. दास ने। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? असहयोग आंदोलन के।
स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? असहयोग आंदोलन के। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे माना जाता है गांधी दास पैक्ट। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट के नाम से। गांधी दास पैक्ट के नाम से वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? लाहौर अधिवेशन 1929 को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? लाहौर अधिवेशन 1929 को। लाहौर अधिवेशन 1929 में। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन कब किया गया? 17 नवंबर 1921 को। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर। आइए अब देख लेते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? वर्ष 1927 में। साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत स्वशासन अधिनियम 1919 जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था की समीक्षा हेतु। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। भारतीयों ने साइमन कमीशन को बहिष्कार क्यों किया? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन से। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना था? श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बर्केनहेड ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बर्केनहेड ने। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? बर्केनहेड के द्वारा। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? बर्केनहेड के द्वारा। मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया था? मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया था? मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमेनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमेनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? दांडी, गुजरात से। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? दांडी, गुजरात से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की थी तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी ने गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी ने गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? बेब मिलर ने। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? बेब मिलर को। महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में। महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट
के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदरान्यम तक की यात्रा की थी। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदरान्यम तक की यात्रा की थी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण बिहार की। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण बिहार की। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। अब देख लेते हैं हम गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता, जिसे कि दिल्ली समझौता कहा जाता, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज आंदोलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? लंदन के किंग सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन गए थे। और किससे गए थे? एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, हाफ नेकेड फकीर।
गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं जो 3 बार हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? केटी पॉल ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? केटी पॉल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची अधिवेशन 1931 में। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची अधिवेशन 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिया? मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिया? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने। अब देख लेते हैं हम सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड में। कम्युनल अवार्ड। सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकॉल्ड ने। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? सांप्रदायिक पंचाट के समय। सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड के समय। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? सांप्रदायिक पंचाट के समय। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? क्रमशः 71 एवं 148। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? क्रमशः 71 एवं 148। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने।
वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ की। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ की। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी ने। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी ने। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था।